जाति जनगणना एक ऐसा विषय जिस पर फैसला लेकर के केंद्र सरकार ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। जो लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे वे खुश होते हुए भी इस बात में संदेह कर रहे हैं कि जो बीजेपी कल तक विरोध कर रही थी वो अचानक इतने विपरीत परिस्थितियों में जाति जनगणना कराने का फैसला कैसे ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जाति जनगणना के विरोधी, हिंदू एकता के पैरोकार, सवर्ण वर्चस्व के लिए कंफर्टेबल हर एक स्पेस में अब बेचैनी पसरी हुई है। आज के वीडियो में मैं केवल एक पहलू पर आपसे कुछ प्रमाण तथ्य के साथ वो बेचैनी साझा करने जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके से आते हैं तो मेरी गुजारिश है कि सारे काम छोड़कर इस वीडियो को आखिर तक देखें। कहीं ऐसा न हो कि आप उन साजिशों से वाकिफ न रहें जो आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए बड़े शहरों में कथित तौर पर ऊंची जातियों के लोग, कुलीन लोग आपके खिलाफ कर रहे हैं। कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। कल्पना करिए कभी किसी देश में कोई ऐसी परिस्थिति आपने देखी है कि बात महिलाओं पर होगी और करेंगे केवल पुरुष, बात आदिवासियों पर होगी उसमें एक भी आदिवासी नहीं होंगे, बात दलितों और पिछड़ों से जुड़ी हो उसमें एक भी दलित पिछड़े नहीं। मीडिया का इस वक्त यही हाल है। टेलीविजन चैनल, अखबार और देश के वो प्लेटफॉर्म जो मीडिया को लेकर के एक अग्रणी भूमिका रखते हैं उसमें सारे सवर्ण या 99.99% सवर्ण एक साथ बैठ करके लगभग 99% जाति जनगणना को खारिज कर रहे हैं, हास्यास्पद बता रहे हैं, देश विरोधी बता रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और तंज कर रहे हैं। ये इस वक्त की मीडिया की हालत है। उसके एक बानगी जरा देखिए, इनकी टोन, इनकी भाषा, इनकी शैली पर गौर करिए। देखिए, ये जाति जनगणना एक बहुत ही बड़ा कदम है। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि इसके बहुत बड़े जोखिम है देश के लिए। अब इसका प्रमाण के रूप में विश्लेषण मैं एक वीडियो के सैंपल के साथ आपके सामने करना चाहता हूं और यह सैंपल मैंने उठाया है अमर उजाला डिजिटल से, उनको कर्टसी देते हुए कि कहीं आप नाराज न हो जाएं, इसलिए जहां जहां उनकी वीडियो लगाएंगे हम उनको कर्टसी दे देंगे। लेकिन हमें चूंकि रेफरेंस वहां से लेना है तो हम इस वीडियो को आपसे साझा कर रहे हैं। और इस वीडियो में पैनल देखिए, इस पैनल में जितने नाम हैं मेरे मुताबिक एक भी SC ST OBC नहीं है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार लेकिन सवर्ण, लेकिन इनको देखकर, समझकर, सुनकर कोई भी मान लेगा कि ये सारे सवर्ण ही हैं। राजकिशोर, अनुराग वर्मा, जगदीप कांडिक और रीमा शर्मा। रीमा शर्मा नॉर्थ ईस्ट से हैं और इस पूरे पैनल में जब वो बातचीत कर रही थी तो उनके तर्क और तथ्य एक अलग दृष्टिकोण से जाति जनगणना के समर्थन में कुछ हद तक खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाकी चारों लोग एक ही सवर्ण तबके से आते हुए मुझे मालूम पड़ते हैं। अगर गलत कोई कहेगा तो मैं सुधार लूंगा। और इस पैनल डिस्कशन को एंकर कर रहे हैं आदर्श झा। अगर प्रथम दृष्टया देखें तो ये 6 लोग सवर्ण ही नजर आ रहे हैं। मैं इसको इसी तरह से कह रहा हूं, गलती के लिए हो सकता है कोई इसमें अपवाद हो। बातचीत शुरू होती है। अवधेश कुमार, बिहार का व्यक्ति, जरा इनको एक बार सुनिए। नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद 2017 में ये तय किया कि इस रिपोर्ट को हम जारी करेंगे और गृह मंत्री ने बाजाप्ता 2018 के आरंभ में इस पर राजनाथ सिंह जी ने बयान दे दिया, अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। लेकिन जब उसको जारी करने के लिए अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में, अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसका दिमाग चकरा गया। इतनी अशुद्धियाँ थी, एक जाति कहीं
पिछड़े में है, एक अगड़े में है, एक दलित में है, एक ही जाति का एक नाम यहाँ है, दूसरी उसी राज्य में दूसरा है। तो मोटा मोटी उस समय तक आंकड़े थे कि 46 लाख जाति और गोत्र आ गए थे। तो हाथ उठा लिया कि भैया इसको जारी करना संभव नहीं है। अब इनका पहले उदाहरण लेते हैं। शुरुआत करते ही अवधेश कुमार किस तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जाति जनगणना चाहती थी। 2011 में जो जनगणना हुई उस समय बीजेपी साथ में थी। उसके बाद जब आंकड़े सार्वजनिक होने लगे तब बीजेपी चाहती थी आंकड़े सार्वजनिक हो जाएं। 2017 में करना भी चाहती थी। 2018 में अरविंद पनगड़िया समिति भी बना दी, राजनाथ सिंह से बयान भी दिलवा दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाप रे इतनी भयानक गलती, 46 लाख जातियां हो गई, तब बीजेपी ने अपनी राय बदल दी। बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन कटाक्ष करते हुए अवधेश कुमार आगे क्या बोल रहे हैं। जब केंद्र में बीपी सिंह थे, जब उसको लागू किया मंडल कमीशन, तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी। और जो देश ने भुगता है कि मंडल को भुगता देश। अब आप सुनिए जरा गौर से, इनकी इतनी भाषा में से मैं कुछ शब्द निकाल रहा हूं। मंडल का परिणाम देश भुगता, कहीं इस जाति जनगणना का परिणाम भी देश भुगते ना। आगे सुनिए। क्या मंडल पार्ट 2 होगा? जिस ढंग से विपक्ष उठा रहा है, समाज में इसके आंकड़े के बाद जो होगा उससे निपटना, देश के सामाजिक सद्भाव को कायम रखना और उसका राजनीतिक दुरुपयोग क्या खतरे में है? मंडल पार्ट 2 की तरह कहीं ये तो नहीं आ जाएगा? सामाजिक सद्भाव देश की एकता को कहीं खंडित तो नहीं कर देगा? और एक बार भी उन्होंने यह नहीं बताया कि यह सामाजिक सद्भाव और देश की एकता को कैसे खंडित कर रहा है। आगे देखिए कि आगे हम जो ये होगा, कुछ होगा तो कैसे आगे उसको संभाला जाएगा कि देश में उथल पुथल नहीं हो, इससे उथल पुथल ना हो जाए, आंकड़े तार्किक हों। अब जरा अवधेश कुमार से कोई ये पूछे कि आंकड़े आने से देश में उथल पुथल कैसे मच जाएगी? इस देश में झूठ वो लोग बोलते हैं जो कहते हैं कि 1951 से जाति जनगणना नहीं हो रही है। जाति जनगणना होती है, लेकिन 2 लोगों की गिनती नहीं होती है, सवर्णों की और ओबीसी की। तो बाकी की होती थी तो उथल पुथल क्यों नहीं हुई? क्या दलितों और आदिवासियों के जीवन में उथल पुथल मच गया? लेकिन वो आज आंकड़ा उनके सामने है क्योंकि उनकी आबादी के मुताबिक उनको आरक्षण मिला है, तो वो अपने सवाल पूछते हैं। इसी तरह से ओबीसी को भी पता चल जाए और सवर्णों को भी पता चल जाए, फिर उथल पुथल कैसे होगी? मंडल से देश में खतरा क्या उपजा? मंडल का विरोध भी तो वही सवर्ण किए जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। और मंडल से इस देश में ओबीसी के बीच पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों में हजारों लाखों आईएएस पैदा हुए, प्रोफेसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, उनका लाभ उन्हें पहुंचा, एक मिडिल क्लास पैदा हुआ। अब जहां तक लाभ नहीं पहुंचा है वहां लाभ पहुंचाने के लिए जाति जनगणना कराने की मांग हो रही। तो मंडल का देश भुगता या मंडल से देश सबका बना? अवधेश कुमार जरा इसका जवाब दे देना। क्योंकि आप सवर्ण बनकर के सोचोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि ओबीसी में कोई फायदा हुआ। आपको आलोचना करने के लिए लालू मुलायम मिल जाएंगे, आप उनको सामने रख करके पूरे ओबीसी को अपमानित करते रहो, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलेगा। अवधेश कुमार इसी बातचीत के दूसरे हिस्से में क्या कहते, जो ज्यादा खतरनाक है, जो आपको सुनना चाहिए। जो भारत में मांग उठी जाति जनगणना की, केवल इनके ही दिमाग की उपज ने अलग अलग तरीकों से मायावी शक्तियां भारत को तोड़ने के लिए कि हिंदू समाज की एकता टूटे, भारत तभी कमजोर होगा, वो अलग अलग प्रकार से जातीय भेद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश कुमार का मानना है कि देश की मायावी शक्तियां इस देश को तोड़ना चाहती हैं। और फिर किसी बात पर नाराज होकर अवधेश कुमार कहते हैं कि मैं तो तथ्यों के साथ बात करता हूं। मुझे देश जानता है, बगैर प्रमाण के मैं एक तथ्य नहीं बोल सकता हूं अपने जीवन में। और उसी बातचीत में तथ्य गलत बोलते हैं। मैं एक तथ्य कहता हूं कि कहां वो गलत है। वो कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि 1931 के आधार पर 52% आबादी है, 27% आरक्षण उन्होंने दिया, और वो कह रहे हैं कि ओबीसी को पूरा आरक्षण नहीं दिया। मंडल आयोग ने भी बताया कि 52% पिछड़े हैं, लेकिन आरक्षण की सिफारिश 27% की थी। ये नहीं था, उनको मालूम था, ये नहीं क्या कि जितने हैं उतने ही दिया जाए। अवधेश कुमार
अगर एक बार मंडल की सिफारिशें पढ़ लिए होते तो उसके साफ वो लाइन देख पाते कि मंडल कमीशन 52% आबादी को 52% आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन कहता है कि अपर लिमिट चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की बना रखी है, इसलिए हम मजबूरी में 27% आरक्षण दे रहे हैं। और दावा तुर्रा, मेरिट का तुर्रा, काबिलियत का तुर्रा कि मैं जो भी कहता हूं तथ्य के साथ कहता हूं। कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी तो कर्पूरी ठाकुर को मां बहन की गाली देने वाले कौन थे? बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी तो मंडल के विरोध में कमंडल और रथ यात्रा लेकर निकलने वाले कौन थे? और समस्तीपुर में उसी रथ यात्रा को रोकने पर सरकार गिराने वाले कौन थे? ये बीजेपी के एजेंट वरिष्ठ पत्रकार बनकर के जाति जनगणना के खिलाफ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बयान दे रहे हैं और तथ्यात्मक रूप से खराब, गलत, अधूरा बयान। नेहरू मंत्रिमंडल ने यह माना कि अंग्रेज देश को तोड़ने की दृष्टि से भेद पैदा करके शासन करने की दृष्टि से जाति जनगणना कराते थे। अवधेश कुमार कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने जाति बनाई। अब सबसे खतरनाक बिंदु जो इस बहस का था, जिसके लिए मैं इस सैंपल को चुनाऊं, जरा गौर से अवधेश कुमार को सुनिए। इस वीडियो में अवधेश कुमार ये बोलते हुए नजर आएंगे कि जाति इस देश की ताकत थी जिसने दुनिया में जाति के नाम पर काबिलियत के साथ लोहा मनवाया, लेकिन जाति के नाम पर पिछले 200 साल में भेदभाव आ गया। लंबे समय की साधना और शोध से जाति व्यवस्था बनी, क्योंकि लंबे साधना और शोध से भारत में काम के आधार पर जाति बटी थी। जरा अवधेश कुमार एक साधना और शोध का प्रमाण हमें दे दो। आप तो पत्रकार हो, आप तो डंके की चोट पर बोलते हो कि बिना तथ्य और तर्क के कोई बात नहीं कहते। इस देश ने कौन सा शोध कब किया कि कौन सी जाति कौन सा व्यवसाय करेगी और किसने जातियों में बांटा? जरा इसका शोध वाला एक प्रमाण हमें दे देना। साधना किसने किया, जरा इसका प्रमाण दे देना। और 200 साल पहले अगर जाति भेद नहीं था तो 200 साल पहले बुद्ध को जाति विरोध नहीं करना चाहिए था। इस देश में आजीवक मक्खलपुत गोशाल को पैदा नहीं होना चाहिए था, फिर वो किसका विरोध कर रहे थे? इस देश में अलवार नैनार सिद्धनाथ के यहां जाति भेदभाव के खिलाफ पद क्यों लिखे गए? अवधेश कुमार जी, आप पढ़े लिखे मेरिटधारी हो, जरा बताना कि कबीर ने यह दोहा किसके लिए लिखा कि एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। कबीर किसका विरोध कर रहे थे अवधेश कुमार? जाति व्यवस्था तो साधना और शोध से पैदा हुई थी, क्योंकि आप उसके टॉप पर बैठे हो। आपको जाति के नाम पर न कोई गरियाने वाला है, न जाति के नाम पर यह कहने वाला कि मेरिट नहीं होती, कम काबिल लोग हो, गाय भैंस चराते हो, मैला ढोते हो, कपड़ा धोते हो, तुम कहां से देश चलाओगे? फिर ये कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, अयंकाली जाति भेद के खिलाफ किससे लड़ रहे थे? महात्मा ज्योतिबा फूले गुलामगिरी किसके लिए लिख रहे थे? महात्मा ज्योतिबा फूले को स्कूल जाने से कौन रोक रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति से पूछ करके स्कूल से बाहर अंग्रेजों ने बिठाया क्या? कर्पूरी ठाकुर को गाली अंग्रेजों ने दी क्या? संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 लोहिया का नारा क्यों लगाना पड़ा? जगदेव बाबू को शहादत अंग्रेजों के कारण देनी पड़ी क्या? 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। हास्यास्पद है। और मैं ये वीडियो SC ST OBC को दिखाना चाहता हूं कि आपके मुद्दे पर टेलीविजन चैनल पर बैठकर कैसे जहर परोसा जा रहा है। अपने इतिहास को जानिए और अवधेश कुमार जैसे लोगों को कभी भी मौका मिले तो पूछिए, भाई किस आधार पर कह रहे हो कि 200 साल पहले जाति भेद नहीं था? हास्यास्पद है ये। अवधेश कुमार बोलते बोलते बोल रहे हैं कि जाट, गुज्जर, यदुवंशी ये सब राजा थे। हाँ, हम भी कह रहे हैं सम्राट अशोक राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। वर्ण व्यवस्था के नाम पर इन जातियों को शूद्र में आरोपित किया है तुमने, इस देश के जाति बनाने वाले सवर्ण ब्राह्मणों ने। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 2 किताबें अवधेश कुमार को रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, हु और शूद्रा और एनिलेशन ऑफ कास्ट। अवधेश कुमार, थोड़ा वक्त निकालना, जब वरिष्ठ पत्रकार बन करके आरएसएस और बीजेपी का प्रोपोगेंडा टीवी पर बैठकर फैलाते हो तो थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा पढ़ लो भाई,
आप तो वरिष्ठ हो, आप तो सम्मानित हो और रोज टेलीविजन आपको बुलाता भी है। ये कौन सी मेरिट है कि रोज वही लोग जा करके वहां, अब सोचो मेरिट देखो, 6 लोग 6 सवर्ण बैठ करके बात कर रहे हैं 90% आबादी की जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अवधेश कुमार ने ज्यादा समय ले लिया क्योंकि देखो कितना ज्यादा वो किया। अगर जाट, गुज्जर, यादुवंशी, क्षत्रिय थे तो अखिलेश यादव का घर गंगा जल से किसने धुलवाया? उनको मंदिर जाने से कौन रोकता है? ये कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कौन था? मौर्य वंश में जितने लोग आज हैं क्या वो क्षत्रिय हैं क्या? अब ये सोच कर देखना, वर्ण व्यवस्था आरोपित है अवधेश जी। कभी अलग से आपको मौका मिले तो मेरे YouTube चैनल पर कई वीडियो हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। अब जरा अगले पैनलिस्ट राजकिशोर के बारे में सुनिए। ये राजकिशोर एक बड़े पत्रकार हैं और बड़े पत्रकार के भीतर जाति जनगणना का कितना विरोध भरा हुआ है, जरा गौर से सुनिए। अब ये युवा नेता, आप सोचिए किस तरीके की विशैली राजनीति कर रहे हैं। मैं विशैली राजनीति कह रहा हूं। ये इन युवा नेताओं को विशैली राजनीति करने वाला बोल रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक बार भी मोदी जी का नाम लेकर के विशैली राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं किया। राजकिशोर जी ने दुकान बंद हो जाती वरिष्ठ पत्रकार का चोला जो पहन करके मीडिया में मेरिट अपनी जो दिखा रहे हैं, मोदी जी का नाम लेकर के विशैली राजनीति का शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब जरा आगे सुनिए। देश को जब आगे ले जाना था तो उस समय वो पीछे की ओर धकेल रहे हैं। राजकिशोर को पीड़ा यह है कि हमें आगे जाना था, हम पीछे जा रहे हैं। किधर पीछे गए? कैसे पीछे गए? अब वो कहना यह चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, जाति के नाम पर भेदभाव बना रहे, बस उसे गिना न जाए, वरना देश आगे जाने की बजाय पीछे चला जाएगा। दुनिया के किसी भी तर्क के लिहाज से क्या यह बात जायज है राजकिशोर जी? अब तो सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, मतलब समाज में बीमारी रहे, बस उस पर बात ना हो, उस पर आंकड़े ना आए। राजकिशोर जी आगे चिंता करते हुए कह रहे हैं, मतलब अब ये तो आज की तारीख में बताना पड़ेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, वो लोग ज्यादा मॉडर्न थे कि राहुल गांधी आज की तारीख में ज्यादा मॉडर्न है? कि नेहरू, इंदिरा से मॉडर्न ये लोग हो गए? हाँ भाई, वहां गलती हुई। उनको भ्रम था कि हम जातियां नहीं गिनेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। आज नेहरू, इंदिरा होते तो देख करके ये अफसोस कर रहे होते कि मोदी जी को जाति बतानी पड़ती है, नवाब सिंह सैनी को हाथ जाति बतानी पड़ती है, बीजेपी को जाति बतानी पड़ती है। देखो हमने कितने मुख्यमंत्री बनाए, कितने वो बनाए, क्योंकि जाति खत्म नहीं हुई। राजकिशोर जी, आप चूंकि उस जगह पे होंगे जहां आपको कभी जीवन में जाति भेद सामना ही नहीं करना पड़ा होगा, इसलिए आप चाहते हैं कि उस पर बात ना हो। राजकिशोर जी आगे कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो पारसियों को इस देश से बाहर निकाल दीजिए, वो 0.1% से नीचे है, और किसी को यूरेशिया भेज दीजिए, किसी को जो है रशिया भेज दीजिए। कि जिसकी जितनी संख्या भारी अगर है तो सब उन्हीं को दे दोगे तो हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग को विदेश भेज दो, यूएस से भेज दो। अब कल्पना करें राजकिशोर जी, मैं आपका जवाब देता हूं, हम आपको कहीं नहीं भेजना चाहते, आप भी इसी देश के नागरिक हैं, आप यहीं रहिए, जितनी जगह आपकी है उतने में ही रहिए, केवल इतना है राजकिशोर जी। अब ये तार्किक रूप से कैसे गलत हो गया? आपने आगे बयान में बोला कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन से मेरिट खत्म हो जाएगी, चाहे समोसा खाने के लिए सैलरी नहीं मिलती, परफॉर्म करके दिखाना होगा। राजकिशोर जी आपकी परफॉर्मेंस, अवधेश कुमार की परफॉर्मेंस तो हम देख रहे हैं, मीडिया ने पूरे देश में रोज जहर बोया, सांप्रदायिकता फैलाया, वो परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं। इस देश के दलित पिछड़े तो मीडिया में है ही नहीं, मीडिया कौन सा स्वर्णिम युग है? 2025 का प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स में 151 नंबर पर आप हैं राजकिशोर जी, अपनी परफॉर्मेंस और मेरिट के मुताबिक। उन्हीं के पैनल में रीना शर्मा जो बैठी थी, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस पर काउंटर किया। उनके कई तर्क मुझे संतुलित लगे जब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने परफॉर्मेंस दी और सोशल मीडिया ने सबको माइक दिया, सबके हाथ में टैलेंट दिया, कैमरा लाइट एक्शन उनके घर में होने लगा तो उनका टैलेंट दुनिया को दिखने लगा। अब इस देश में 90 तक जिन जिन जगहों पर केवल टैलेंटेड, केवल परफॉर्मेंस वाले लोग भरे थे, वो देश में खोज क्या रहे थे? दुनिया को कौन सी खोज दिया? राजकिशोर जी आपने क्या किया? आपने मीडिया का बंटाधार कर दिया। सारे टैलेंटेड और परफॉर्मेंस वाले लोगों ने पूरे मीडिया को दरबारी और चापलूसी और चारण भाट बना दिया। ये कम टैलेंट रहता तो थोड़ा ठीक था। प्राइवेट सेक्टर में भी
सारे लोग जाएंगे तो जो उसकी क्राइटेरिया होगी उसको फुलफिल करके जाएंगे। बस ये जो लोग, आप लोग की आदत है ना, 10 लोगों की आबादी है, 90 जगह घेर लो। आपसे ये कहा जाएगा कि 10 लोगों की जगह पर 10 लोग ही रहो और बाकी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले ही 90 जगह पर आएंगे। जैसे राजकिशोर जी आपको बताएं कि परफॉर्मेंस में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक सवर्ण प्रिंसिपल एसी कमरा का विकल्प बनाने के लिए गोबर लीप रही थी। ऐसा माफ करिए, हमें टैलेंट नहीं चाहिए। हमने उन प्रोफेसरों को पहली बार SC ST OBC के प्रोफेसर बन के देखा है जिन्होंने PhD की, नेट JRF किया और क्राइटेरिया फुलफिल की। आप पीछे से NFS और लेटरल एंट्री ले आने वाले लोग हो, इसलिए यह जहर वाली बात बड़ी खतरनाक है। अनुराग वर्मा नाम के एक पैनलिस्ट हैं, पान चबा करके क्या बढ़िया बोल रहे हैं। और जितने भी विजनरी नेता इस देश में रहे हैं वो कभी भी जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं रहे हैं। कि कोई भी विजनरी होगा तो जाति जनगणना का समर्थन नहीं करेगा। नहीं साहब, जो विजनरी होगा वो जाति जनगणना का जरूर समर्थन करेगा। जो जातिवादी होगा, सवर्ण वर्चस्व को कायम रखने वाला होगा कि हाय कहीं ये ना पता चल जाए कि मीडिया में तो सब हम ही बैठे थे, जैसे इस वाले पैनल में सब हम ही थे और हम बैठ करके कह रहे थे जाति जनगणना गंदी चीज है। वैसे ही देश चलाने में अगर सब हम ही लोग हैं और ये बात पूरा देश जान जाएगा तो हाय विजन कहां जाएगा। विश्व गुरु बनने में बाधा है जाति जनगणना? नहीं, विश्व गुरु बनने में असली बाधा यह है कि बिना मेरिट के भी अपना जुगाड़ फिट करके कोई जज बन रहा था, कोई प्रोफेसर, कोई वरिष्ठ पत्रकार बन करके पैनल में बैठा था। सब जुगाड़ का मामला है। 2-4 परिचित रखो और तुरंत हर पैनल में डिस्कशन के लिए बैठ जाओ और सारे सवर्ण बैठ करके कहो कि विजनरी लोग होते तो जाति जनगणना का विरोध करते। कितना हास्यास्पद है अनुराग जी। तो जातिगत जनगणना का नतीजा क्या निकला है इस देश में, वो अगर लोग इन नेताओं के हश्र देख लें, इनकी जो जहां पहुंच गए हैं वो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस पे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, ये मेरे समझ के तो बाहर है। आप कहना चाह रहे थे कि राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव तो 37 सीटें जीत गए, अब तक की सपा का सबसे बड़ी जीत है। मायावती जी का वोट बैंक कमजोर हुआ, लेकिन वो उनकी गलती थी क्योंकि वो बाहर निकलना बंद कर दी और बीजेपी के दबाव में आ गई, डर गई। लेकिन वो अपनी राजनीति से समझौता नहीं की। मायावती जी आज भी जिंदा हैं और उनका कैडर जिंदा है। हाँ, कुछ लोग धोखे में इधर उधर बट गए। राहुल गांधी तो मजबूत होते जा रहे हैं और कमजोर होने के लिए बीजेपी जो कर रही है वो आपको नहीं दिखा। अब आपको दिख गया कि आप बीजेपी के भक्त कितने बड़े थे। पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने की जगह हम अपने भी समाज को भी नेस्त नाबूद कर रहे हैं। आप आगे कहते चले गए कि इस समाज को नेस्त नाबूद कर देगा। कैसे साहब? नेस्त नाबूद तो परफॉर्मेंस और मेरिट वाले लोग कर रहे हैं। बाकी बहुत बड़ी आबादी को मीडिया से, जुडिशरी से, विश्वविद्यालयों से, प्राइवेट सेक्टर से हाशिए पर ढकेल के 5 किलो अनाज दे रहे हो। जगदीप काणिक नामक एक पैनलिस्ट ने यह कहा कि 1931 के मंडल के आधार पर यह बात आई और क्रीमी लेयर, आरक्षण और बर्रे का छत्ता, ऐसे शब्दों का प्रयोग जगदीप काणिक ने किया। जगदीप काणिक कह रहे हैं कि जाति की दीवार को गिराना था, इसको तो सीमेंट गारा लेकर लोग मजबूत करने लगे। जाति की वो दीवारें जो अब तक ढह जानी चाहिए थी आधुनिक हिंदुस्तान में, उन दीवारों को सीमेंट गारा लगाकर मजबूत करने के लिए ये जातिगत जनगणना करनी है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो तो लोहे के सरिये भी लगाने की बात हो रही है ना। जगदीप जी 6 सवर्ण बैठ करके मीडिया में जाति की दीवार कैसे गिरा रहे थे? ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक 121 सवर्ण बैठ करके डिसीजन मेकिंग के पोस्ट पर जाति की दीवार कैसे गिरा रहे थे? मैं जानना चाहता हूं जरा, कैसे जाति की दीवार आप गिरा रहे थे? केवल न गिन करके, उस पर बात ना हो इसलिए। अब बात होगी तो उसमें सरिया और सीमेंट लग रहा है। कितना हास्यास्पद है साहब। आपने दिनकर की जो कविता पढ़ी, उस कविता पर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। आपको न कविता का रेफरेंस पता था, न आपको यह पता था कि वो कविता किसको पढ़ी थी, किसके खिलाफ है। वो कविता उसी सवर्ण वर्चस्व के खिलाफ है जो जाति पूछ करके मेरिट और परफॉर्मेंस देखते हैं। जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कूपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। योगी आदित्यनाथ ने भी ये गलती कर दी थी उत्तर प्रदेश के सदन में ये कविता पढ़ करके। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर,
जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब जरा उस कविता का भाव समझ लीजिए। यह कविता उस प्रसंग की है रामधारी सिंह दिनकर जब द्रौपदी स्वयंवर के दौरान कर्ण को चुनौती देने के बाद अर्जुन को शांत रहने का संकेत करने वाले कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति पूछी। रामधारी सिंह दिनकर उस मिथ का प्रयोग करके यह कहते हैं कि जब सभा को यह ज्ञात होता है कि कर्ण किसी सूत पुत्र यानी रथ बनाने वाले का यानी सूत पुत्र का बेटा है तो उसे अपमानित किया जाता है, भले ही उसमें अपार वीरता और प्रतिभा हो। गौर से सुनना आप लोग जो आपको पता ही नहीं कि आपकी मेरिट और परफॉर्मेंस क्या है, आप गलत कविता कोट कर रहे हो जो आपके खिलाफ है। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आगे सुनो दिनकर क्या कह रहे हैं। दिनकर इस मिथ की एक क्षण को आधार बनाकर यह दिखाते हैं कि जाति के नाम पर प्रतिभा का अपमान करना केवल अन्याय ही नहीं राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य है। वो कविता आगे लिखते हैं कि द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सदा में मौन, और नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, और साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, और छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अगर किसी को यह कविता न समझ में आई तो जरा समझ लेना, योगी आदित्यनाथ को भी समझा देना, और जगदीप काणिक जैसे मेरिटोरियस और परफॉर्मेंस वाले लोगों को समझाना कि सूत पुत्र कर्ण उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मार रहा है जो जाति को मेरिट और परफॉर्मेंस से जोड़ते हैं। शिवाजी की मेरिट और परफॉर्मेंस थी, मगर राज तिलक क्यों नहीं हुआ? सवर्ण वरिष्ठ पत्रकारों जरा आप जरा बताना कि शिवाजी का राज तिलक क्यों नहीं हुआ। जरा बताना कि इस देश में जाति खत्म करने के लिए सवर्णों ने कौन सी कोशिश की, और जरा बताना कि जाति व्यवस्था पर तुम सारे लोग एक जैसे लोग बैठ करके कभी समर्थन कैसे कर पाओगे। इसलिए मैंने ये वीडियो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बनाई, और ऐसे और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने जरूरी समझा तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।